जमाने की बेहयाई। लेखक अपने मित्र के साथ नैनीताल में संध्या के समय बहुत देर तक निरुद्देश्य घूमने के बाद सड़क के किनारे की एक बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रूई के रेशे से भाप के बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक टोक घूम रहे थे। हल्के हल्के प्रकाश और अंधियारे से रंगकर कभी वे नीले दिखते, कभी सफेद, और फिर देर में अनूर पड़ जाते। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला था। सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था, जहां सुहावना रसीला बाजा बज रहा था, और पाशर में था वही सुरमय अनुपम नैनीताल। ताल में किश्तियां अपने सफेद बाल उड़ाती एक दो अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर से उधर और उधर से उधर खेल रही थी। कहीं कुछ अंग्रेज एक सामने प्रतिस्थापित का अपनी सुई सी शक्ल की डोंगियों को मानो शर्त बांधकर सर पर दौड़ रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी डाले से धैर्य, एकाग्र, एकस्त, एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे। पीछे पोलो लॉन में बच्चे किलकारियां मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। शोर, मारपीट, गाली गलौज भी जैसे खेल का ही अंश था। इस तमाम खेल को उतने क्षणों का उद्देश्य बना वे बालक अपना सारा मन, समग्र बल और समूची विद्या लगाकर मानो खत्म कर देना चाहते थे। उन्हें आगे की चिंता न थी, बीते का ख्याल ना था। वे शुद्ध तत्काल के प्राणी थे। वे शब्द की संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे। सड़क पर से नर नारियों का अविरल प्रवाह आ रहा था और जा रहा था। उसका न और था न छोर। यह प्रवाह कहाँ जा रहा था और कहाँ से आ रहा था, कौन बता सकता है। सब उम्र के, सब तरह के लोग उसमें थे। मानो मनुष्यता के नमूनों का बाजार सजकर सामने से इटलाता निकला जा रहा हो। अधिकार गर्व में ताने अंग्रेज उसमें थे, और चीथड़े से सजे घोड़ों की बाग थामे पहाड़ी उसमें पहाड़ी थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है, और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। भागते, खेलते, हंसते, शरारत करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे, और पीली पीली आंखें फाड़े पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नौनिहाल भी थे। अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे, जो बुजुर्गों को अपने चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अंग्रेज रमणियां थी, जो धीरे धीरे नहीं चलती थी, तेज चलती थी। उन्हें न चलने से थकावट आती थी, न हंसने में मौत आती थी। कसरत के नाम पर घोड़े पर भी बैठ सकती थी, और घोड़े के साथ ही साथ जरा जी होते ही किसी किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी फटकार सकती थी। वे दो दो, तीन तीन, चार चार की टोलियों में निशंक, निरापद, इस परवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही थी। उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती हुई और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट सिमट कर लोक लज्जा, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छुपाकर सहमी सहमी धरती में आग गाड़े कदम कदम बढ़ रही थी। इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था, अपने कालेपन को खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाला अंग्रेज दा पुरुषोत्तम भी थे, जो नेटिव को देखकर मुंह फेर लेते थे, अंग्रेज को देखकर आंखें बिछा देते थे और दुम हिलाने लगते थे। वैसे वे अकड़कर चलते थे, मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला है। घंटे के घंटे सरक गए, अंधकार खाड़ा हो गया, बादल सफेद होकर जम गए, मनुष्यों का वह तांता एक एक कर छीन हो गया। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था। हम वहीं के वहीं बैठे थे। सर्दी सी मालूम हुई, हमारे ओवरकोट भीग गए थे।
पीछे फिरकर देखा। ये लाल बर्फ की चादर की तरह बिल्कुल स्तब्ध और सुन पड़ा था। सब सन्नाटा था। तल्ली ताल की बिजली की रोशनियां दीप मालिका सी जगमगा रही थी। वह जगमगाहट 2 मील तक फैले हुए प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रही थी और दर्पण का कांपता हुआ लहरें लेता हुआ वह जल प्रतिबिंबों को 100 गुना 1000 गुना करके उनके प्रकाश को मानो एकत्र और पूंजीभूत करके व्याप्त कर रहा था। पहाड़ों के सिरों पर की रोशनियां तारों से जान पड़ती थी। हमारे देखते देखते एक घने पर्दे ने आकर इन सबको ढक दिया। रोशनियां मानो मर गई, जगमगाहट लुप्त ही हो गई। वे काले काले बहुत से पहाड़ भी न दिखने लगे, मानो ये घनीभूत प्रलय था। सब कुछ इस घनी गहरी सफेदी में दब गया, एक शुभ महासागर में फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ विनिभेद सफेद शून्यता ही फैली हुई थी। ऐसा घटना कोरा हमने कभी नहीं देखा था। वह टप टप टपक रहा था। मार्ग अब बिल्कुल निर्जन चुप था। वह परवाने जाने किन घोंसलों में जा छुपा था। उस करवहदाकार शुभ शून्य में कहीं से 11 बार टन हो उठा, जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज आ रही हो। हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए। रास्ते में 2 मित्रों का होटल मिला। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों होटल के लिए आगे बढ़े। हमारा होटल आगे था। ताल के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे। हमारे ओवरकोट तर हो गए थे। बारिश मालूम नहीं होती थी, पर वहां तो ऊपर नीचे हवा से कन कन में बारिश थी। सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कंबल और होता तो अच्छा होता। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे पर एक बेंच पड़ी थी। मैं जी में बेचैन हो रहा था। झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पा गरम बिस्तर में छिपकर सोना चाहता था, पर साथ में मित्रों की सनक कब उठेगी, कब थमेगी, इसका पता नहीं था, और वह कैसी क्या होगी इसका भी अंदाजा नहीं था। उन्होंने कहा, आओ जरा यहाँ बैठे। हम उस कुहरे में रात के ठीक 1 बजे तालाब के किनारे उस भीगी बर्फ से ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा नहीं मालूम हुआ। मैंने खिसिया कर कहा, चलिए भी, अरे जरा बैठो भी। हाथ पकड़कर जरा बैठने कर लिए। जब इस जोर से बैठा लिया गया तो और चारा नहीं रहा। लाचार बैठे रहना पड़ा। सनक से छुटकारा आसान न था, और ये जरा न था, बहुत था। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। मैंने देखा। कुहरे की सफेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी सूरत हमारी तरफ बढ़ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का। सर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा है। नंगे पैर हैं, नंगा सिर, एक मेली सी कमीज लटकाए हैं। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे हैं और न जाने कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में न जाने कोई अगला है, न कोई पिछला, न दाया न बाया है। पास ही चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश व्रत में देखा, कोई 10-12 बरस का होगा। गोर रंग का है, पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी कर रूखी हैं। माथा जैसे अभी से झुर्रियां खा गया है। वह हमें ने देख पाया। वे जैसे कुछ भी नहीं देख पा रहा था, न नीचे की धरती, न ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब और न बाकी दुनिया। वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। मित्र ने आवाज दी, ए। उसने जैसे जाकर देखा और पास आ गया। तू कहाँ जा रहा है? उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई है, तू क्यों घूम रहा है? बालक मौन मुख फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहां क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम, 1 रुपया झूठा खाना। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ? यहीं कहीं। इन्हीं कपड़ों में? बालक फिर आंखों से बोलकर मुख खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थी, ये भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। माँ बाप हैं? हाँ। कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। तू भाग आया? क्यों? मेरे
कई छोटे भाई बहन है, सो भाग आया। वहां काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता था और मारता था, माँ भूखी रहती थी और रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था उसी गांव का, मुझसे बड़ा था, दोनों साथ आए थे, अब वे यहाँ नहीं है। कहाँ गया? मर गया। मर गया? हाँ मर गया। मर गया? हाँ मर गया। हाँ साहब ने मारा, मर गया। अच्छा हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्तों के होटल में पहुंचे। वकील साहब, वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे से उतर कर आए। कश्मीरी दोशाला लपेटे थे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पल थी, स्वर में हल्की झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। आहा, फिर आप कहिए, आपको नौकर की जरूरत थी ना? देखिए ये लड़का है, कहाँ से ले आए इसे आप? जानते हैं? जानता हूँ, वह बेईमान नहीं हो सकता। अजी, ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में गुल छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब है, उठा लाए कहीं से। लो जी, ये नौकर लो। मानिए तो ये लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी बस खूब हैं, एरे खैरों को नौकर बना लिया जाए, अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? माने क्या खाक? आप भी जी, अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा अब हम सोने जाते हैं। और वे अपने रोज के किराए वाले में सजी मसेरी पर सोने झटपट चले गए। वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला, पर झट कुछ निराश भाव से हाथ बाहर निकाला और मेरी ओर देखने लगे। क्या है? इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था। अंग्रेजी में मित्र ने कुछ कहा, मगर 10-10 के नोट हैं। नोट ही शायद मेरे पास हैं, देखूं। सचमुच मेरे पास पॉकेट में भी नोट ही थे। हम फिर अंग्रेजी में बोलने लगे। लड़के के दांत बीच बीच में कटकटा उठते थे, कड़ाकी की सर्दी थी। मित्र ने पूछा, तब? मैंने कहा, 10 का नोट ही दे दो। सब पकाकर मित्र मेरा मुंह देखने लगे। अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है, पास में उतने पैसे तो नहीं है, तो जाने दो। ये दया ही इस जमाने में बहुत है, मैंने कहा। मित्र चुप रहे। फिर लड़के से बोला, अब तो आज कुछ नहीं हो सकता, कल मिलना। वह होटल ली पब जानता है, वहीं कल 10 बजे मिलना। हाँ, कुछ काम देंगे हुजूर? हाँ हाँ ढूंढ दूंगा, तो जाऊं? हाँ। ठंडी सांस खींचकर मित्र ने कहा, कहाँ सोएगा? यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे किसी दुकान की भट्टी में। बालक फिर उसी प्रेत गति से एक और बढ़ा और कुहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े हैं। यह संसार है यार, मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर औरों की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या बेहयाई। दूसरे दिन नैनीताल, स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु दुलारे का वह बेटा, वह बालक निश्चित सैया हमारे होटल पब नहीं आया। हम अपनी नैनीताल की सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाते बैठे रहने की जरूरत हमने न समझी। मोटर में सवार होते ही ये समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चीथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था, पर बताने वाले ने बताया कि गरीब के मुंह पर, छाती, मुट्ठी पर और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। सब सुना और सोचा, अपना अपना भाग्य। ये कहानी हमें दूसरों की मदद करने का पाठ सिखाती है। मनुष्य को अपनी मनुष्यता नहीं छोड़नी चाहिए। यही तो एक अंतर है जो हमें जानवरों से अलग बनाता है। आपके इस कहानी के बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।